हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। दरिंदगी से फिर शर्मसार है देश। पार हुई हैवानियत की हद। जिंदगी की लड़ाई से फिर जूझ रही है देश की एक बेटी। आखिर कब तक और कैसे थमेगी ये दरिंदगी? एक सवाल आपसे, हमसे, हम सबसे, कब जागेगा देश? चैनल 1 न्यूज की मुहिम नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। चीन ने एक बार फिर भारत के साथ दादागिरी की है। चीनी फौज लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में डेरा डाले हुए है। चीनी फौज ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है, यानी पहले घुसपैठ कर कब्जा किया और अब चीन वहीं बैठकर भारत को आंखें तरे रहा है। तो बिल्कुल ड्रैगन की टेढ़ी चाल की हम बात कर रहे हैं। यहां पर सीधे तौर पर चीन भारत को दादागिरी कर दिखा रहा है और जिस तरीके से आंखें तरेर ली हैं यहां पर चीन ने अपनी ही गलती होने के बावजूद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो गलत नहीं बल्कि भारत गलत है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ होंगे रक्षा विशेषज्ञ बीडी मिश्रा साहब। मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 1 न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ देवेंद्र गुप्ता जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता श्याम जाजू साहब। जाजू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा साहब का रुख करना चाहेंगे। मिश्रा साहब, चीन की इस दादागिरी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चीन की कोई नई पॉलिसी नहीं है जी। आपको याद होगा कि 1962 में चीन ने बिना किसी कारण के और एक तरफा आक्रमण किया था भारत के ऊपर 1962 में। बिल्कुल। और एक तरफा आक्रमण करके काफी भीतर तक घुस आए थे। हमारे सेनाओं को काफी क्षति हुई थी और फिर एक तरफा उन्होंने सीज फायर किया, डिक्लेयर, और फिर वापस चले गए। उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए थे जी। तो उस अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उस वक्त उनका वियतनाम पर अटैक हुआ था। जी जी। और ये अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यहां आने वाले हैं और ये बात मानी नहीं जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर को यह ना पता हो चीन के कि यह कोई ऐसा एक मामला उलझा हुआ है। तो उनके आने के थोड़े ही दिन पहले इन्होंने एक और चाल चली है और यह प्रेशर टैक्टिक्स है। और चीन की यह दादागिरी, इसको आप प्रेशर टैक्टिक्स के तरीके समझें और यह भी समझें कि उनका हवाई जहाज, उनके हेलीकॉप्टर से कुछ बंदे लाए जाते हैं, सोल्जर्स लाए जाते हैं, उनको वहां उतारा जाता है, वो अपनी एक चौकी तैनात करते हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर वापस जाता है। तो कहने का इसमें तात्पर्य यह है कि यह पूरी साजिश है और यह एक प्रेशर टैक्टिक्स है और यह चीन हमेशा हम लोगों का हाथ ऐंठना चाहता है और उसी टैक्टिक्स के तहत यह काम हुआ है। और इसमें वो लोग ये चाहेंगे कि हमेशा हमारे देश को, भारतवर्ष को यह फील होता रहे कि चीन बिगर ब्रदर है और चीन में काफी पावर है और जब चाहे तब वो भारतवर्ष को कंपेल कर सकता है उसकी बातों को मानने के लिए या उनकी नीतियों को एक्नॉलेज करने के लिए। बिल्कुल। मनोज साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, ये तो बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है। जो चीन की जो अल्ट्रा एग्रेसिव नीति रही है,
तमाम मामलों को लेकर के, चाहे उसके कोई भी पड़ोसी देश हो। अभी कुछ समय पहले जापान के साथ जो है कुछ एक आइलैंड पे जो है उनका दबाव हुआ तो चीन ने वहां एग्रेशन दिखाया, वियतनाम को लेकर के, तिब्बत को लेकर के, और भारत के साथ जो भी जो है बॉर्डर लाइन पर जो भी चर्चा होती है उसको लेकर के। लेकिन हम ये कहेंगे कि भारत देश जो आज पहले से ज्यादा सशक्त देश है, भारत पहले से एक ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति पहुंचा चुका देश है, जहां पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ ने जो है तमाम और सारे सेक्टर को भी मजबूत करने का काम किया है। अगर इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन पे अगर वो 10 किलोमीटर अंदर चले आते हैं तो आपकी जो सर्वेलियंस है सेना की, आर्मी की, वो क्या कर रही थी? क्या वही कारगिल का एक तरह से इतिहास दोहराया जा रहा है कि मौसम का बहाना लेकर पाकिस्तानी आर्मी जब काफी चले आते हैं और काफी महीने के बाद जब सारी जगह चर्चा होती है तब काउंटर अटैक करती है सेना और फिर उसके बाद जो है उनको खदेड़ती है। तो चीन के मामले को लेकर के ये बड़ी दुखदाई पहलू है कि क्या भारत हमेशा से एक सॉफ्ट स्टेट ही बनकर रहेगा या भारत जो है हमेशा जो है डिफेंसिव मुद्रा में रहेगा? तो इन सवालों का जो है एक तरह से पूरा उत्तर देना पड़ेगा। केवल जो है हम आत्ममुग्ध हो जाएं तमाम चीजों को लेकर के, इससे काम नहीं चलेगा। चीन को के खिलाफ हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनके टैली करते हैं इकोनॉमिक पावर में, लेकिन आपकी चाक चौकसी हमेशा पहले से ज्यादा दुरुस्त दिखनी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, अगर चीन यहाँ पर डराने की कोशिश कर रही है तो आक्रामक रुख यहाँ पर भारत को भी अख्तियार करना होगा, तभी जवाब मिलेगा चीन को। फिलहाल हमारे साथ जिस तरीके से जाजू साहब भी बने हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। जाजू साहब, अभी तक की सरकार के रुख पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मैसेज देने की जरूरत है वो मैसेज यहां पर भारत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और शायद यही वजह है कि जो तमाम देश हैं, खासतौर पर अगर हम चीन की बात कर रहे हैं, चीन के हौसलों की बात करें, इसी वजह से बुलंद है। हेलो, ये रक्षा विशेषज्ञ बीडी मिश्रा जी ने जो अभी कहा है उसमें पूरा 100% तथ्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो 1962 में इसी प्रकार का हमला अपने को अनवधान में रख के चाइना ने हमारे पर किया था। तब भी उस युद्ध के बाद भी हमने नारे लगाए हिंदी चीनी भाई भाई जी। इस देश को टेकन फॉर ग्रांटेड पकड़कर आज तक इसी प्रकार की घुसपैठ चाइना की होती रही है। अरुणाचल प्रदेश को बार बार वो तंग कर रहे हैं जी। अरुणाचल प्रदेश और पीओके के लोगों को हम स्टेपनी वीसा देंगे, बिल्कुल, और उनको एक अलग दर्जा हम मेंटेन करेंगे, इस प्रकार की भाषा वो गए 2 साल से कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर से लोग लाकर 10 किलोमीटर अंदर तक इस देश में वो अपने लोग छोड़ते हैं जी, और हमारी सरकार को ये जानकारी भी नहीं होती, ये बड़ी शर्मनाक बात है। देश की बॉर्डर के बारे में इसी प्रकार की एग्रेसिव नीति जी चाइना की आज तक रही है अपने पड़ोसी देशों के साथ। उनसे बर्ताव करते समय भारत को डिफेंसिव रह के नहीं चलेगा, ऑफेंसिव होना पड़ेगा, एग्रेसिवली बात करनी पड़ेगी। इस देश की सीमा से, इस देश की सुरक्षितता से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इस प्रकार का एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में देने की आवश्यकता है जी। भारत भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये कहने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जाजू साहब इस बात को समझा जा सकता है कि जो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए भारत सरकार के अंदर उनके फैसलों में, वो नहीं है। चाहे बात चीन की करे, चाहे बात पाकिस्तान की करे, यही वजह है कि एक के बाद एक भारत को यहां पर धक्के लगते हैं, लेकिन फर्क इन देशों को कुछ नहीं पड़ता। जी सही बात है, भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड किसी ने भी नहीं पकड़ना चाहिए। दिन प्रतिदिन हमारी शक्ति बढ़ते जा रही है। भौगोलिक दृष्टया जिस एरिया में वो उनके लोग सब घुसपैठ किए हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। 1962 में भी वहां से हमने ऑपरेट किया है। इस प्रकार के सभी सेंटर्स पर हमें चाक चौबंद रहकर डिफेंसिव ना रहते हुए ऑफेंसिव रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देवेंद्र जी, यहां पर किसकी गलती आपको नजर आती है? क्या वाकई में ये कह देने भर से कि हमने बातचीत कर रहे हैं, इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है? यहां पर गलती हुई है, नजरअंदाज किया गया है, और अब जिस तरीके से जो चीन का रुख देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब वक्त है कदम उठाने का? अब बातचीत नहीं बल्कि ये मैसेज देने की कोशिश है कि मैसेज देने की कोशिश की जाए कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये हमारा जो सरकार का रवैया है ना, वो बहुत ही गलत है। हमें जो ना उनको, हमारी ताकत काफ़ी है, हमको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सरकार जो ना, जो भी सरकार हमारे देश में आ रही हैं, वो सिर्फ अपने इलेक्शन और उसके लिए लगी रहती हैं। कोई भी जो ना इस चीज़ पे जो ना गंभीरता से नहीं सोच रहा है, ना ही देख रहा है।
और ना ही डिफेंस को अच्छी तरह से डील कर पा रहे हैं। ये चाइना जो ना दिन प्रतिदिन आज ही नहीं है, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता आ रहा है, लेकिन फिर भी जो ना हम जो ना बैठे हुए हैं, ये हाथ पांथ रख के बैठे रहेंगे या हम जो ना उनके डिफेंसिव में ही लगे रहेंगे, ये सब गलत है। हमें ऑफेंसिव होना चाहिए और हमें जो ना मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वो हमारे यहाँ जिस तरह से हेलीकॉप्टर से घुस रहे हैं, हमारी भारतीय सेना कमजोर नहीं है, हमारी ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन हमारा राजनीतिक जो स्तर है ना वो गलत है। और वो जो ना इस तरह से अगर रहा तो ये जो ना चाइना भारत में वही हालत पुराने आ जाएंगे कि पूरा कब्जा कर लेगा। बिल्कुल। मिश्रा साहब, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा विस्तार समझना चाहेंगे कि यहां पर क्या वाकई में हम चीन से कुछ कमतर हैं, शायद ये वजह है कि मुंह तो जवाब नहीं दे पा रहे, या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? क्या आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब जवाब देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं बात के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाने की भारत सरकार की तरफ से दलीलें दी जाती है, लेकिन चीन ना तो कुछ सुनने को तैयार है ना कुछ कहने को तैयार है? तो क्या लगता है कि अब क्या वाकई में आपको लगता है कि बातों से बात बन पाएगी? दो बातें हैं। पहली बात तो पॉलिटिकल विल की है और दूसरा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की है। अगर हमारे देश में ये दोनों चीजें ठीक रहें तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती जिसमें इंडिया मात खा जाए। 1962 में बनिस्पत इसके कि सब जितने एक्सपर्ट थे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उन्होंने यह कहा उस वक्त के प्रधानमंत्री से कि आप अपना एयरफोर्स यूज करिए। चाइनीज के पास कोई एयरफोर्स नहीं था और वहां पर जो चाइनीज सेनाएं आगे आ रही थी उनको रोकिए, फिर भी एयरफोर्स नहीं यूज किया गया। मुझे इस बात का काफी शक है कि आज भी हमारी राजनीतिक जो पॉलिसी है वो लचर है और जो हमारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है वो वीक है। इसके वजह से कहीं हमको फिर से न कोई धोखा हो जाए, कोई कमजोरी हो जाए, हमको नुकसान हो जाए, इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक स्ट्रांग इनिशिएटिव, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव और स्ट्रांग विल पावर की इन पॉलिटिक्स ये जरूरी है और ये इस सरकार को दिखाना पड़ेगा अगर भारत को ये सेफ रखना चाहते हैं और भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मिश्रा साहब, पॉलिटिकल विल की कमी है ये तो हमने देख लिया, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें कहीं ना कहीं इसके पीछे जहां तक आर्मी का सवाल है, आर्म फोर्सेस का सवाल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जो वियतनाम है, नॉर्थ वियतनाम, वो बहुत छोटा सा देश है, भारत के मुकाबले उसकी बहुत कम शक्ति है, लेकिन जब चाइनीज ने उन पर अटैक किया तो नॉर्थ वियतनाम ने उनको एक ब्लडी नोज दिया, उनको काफी तंग किया और उनको काफी हताहत किया। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हमारी पॉलिसी ठीक रहे, हमारे अगर राजनीतिक सुदृढ़ता रहे और डिप्लोमेटिक अच्छा इनिशिएटिव रहे तो भारत कभी मात खाएगा, भारत की सेनाएं मात खाएंगी। भारत की सेनाओं को सचेत रखना, उनको सतर्क रखना, करेक्ट उनको पॉलिसी डिसीजन देना, यह सरकार का काम है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो सुदृढ़ता से इनको गाइड करें और इनको यह बताएं कि हम कभी भी इंट्रूजन नहीं बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये वजह तो साफ है कि पॉलिटिकल विल की कमी है, लेकिन इसके पीछे एक और वजह ये जो ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें चाइना की, चाइना का जिस तरीके से पाकिस्तान में दखल बढ़ा है, चाइना का जिस तरीके से श्रीलंका में दखल बढ़ा है, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें चाइना का दखल बढ़ना, ये अच्छे संकेत भारत के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं इसी बात से घबरा रही है भारत सरकार और शायद ये वजह है कि कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ा है भारत को। देखिए, अब इसमें पहले तो बात जो डिप्लोमेटिक चैनल की बात हुई है, तो जब से ये खबर आई है तब से डिप्लोमेटिक लेवल पर इसको उठाया गया, लेकिन वो वार्ता विफल हुई है और चाइना ने कहा है कि हमने इंट्रूजन नहीं किया है, हम सही सलामत अपनी जगह पर हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में जो पूरा जो सिचुएशन है वो एक तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली जो स्थिति है भारत सरकार की, कि क्या है वो एक सॉफ्ट स्टेट, क्या एक डिफेंसिव अप्रोच लेकर के जो चलती आ रही है वो आगे भी इस पर चलेगी। कहीं न कहीं भारत में भी लगता है कि चाइना के प्रति कोई न कोई एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन है कि चाइना आज की तारीख में ज्यादा मजबूत देश है, तो क्या हम अगर रिटेलिएशन करते हैं तो इसको लेकर के जो है काफी खून खराबा और काफी सारी हानि हो सकती है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोलें तो जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की जो शत्रुता जो है पाकिस्तान के जन्म के समय के साथ ही शुरू हो गई कश्मीर को लेकर के, और लेकिन जो तिब्बत फैक्टर है उसको लेकर के चाइना भारत पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकता है। वो इस बात को मानता है कि तिब्बत के जो सर्वोच्च नेता हैं दलाई लामा, वो भारत में जो उन्हें पॉलिटिकल असाइलम मिला हुआ है और
अरुणाचल से लेकर के हिमाचल तक जो तिब्बत का जो लंबा बॉर्डर है, उसे ये लगता है कि यहाँ पर अगर कभी भी आग सुलगेगी तो उसमें भारत की भूमिका रहेगी। इसलिए चीन जो है भले वो आर्थिक तौर पे भारत से बहुत लंबा संबंध बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसकी एडवांटेजियस स्थिति है। चाइना का काफी माल हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, इस वजह से थोड़ा सा वो भारत के प्रति सॉफ्ट अप्रोच रखता है। नहीं तो पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे चाइना जो है हमेशा भारत को शक की नजरों से देखता है। और पाकिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन के साथ मिल करके वो कश्मीर और तिब्बत के मामले पर जो है वो बिल्कुल एक नजरों से देखता है। बिल्कुल, यानी कि मनोज जी आपके कहने का तात्पर्य साफ है कि अगर चीन की बात करें, चाइना की बात करें, तो वही हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। कहीं ना कहीं जो असली चेहरा है वो चीन ने छुपा रखा है, लेकिन इन तमाम चीजों के जरिए जिस तरीके से घुसपैठ हुई है उससे कहीं ना कहीं चीन का ये असली चेहरा आप सबके सामने आने लगा है। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल हासिल होते हैं। लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चीन की टेढ़ी नजर की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से चीन की दादागिरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, एक तो चीन घुसपैठ करता है, उसके बाद जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो कहने का यहां पर जवाब मिलता है कि घुसपैठ तो की ही नहीं, और उल्टा यहां पर भारत को कुछ और ही समझाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल इसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे शाम जाजू साहब का। जाजू साहब,
अब सवाल यह है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा, अब भारत को क्या करना चाहिए ताकि मैसेज भी जाए और ये भी इस तरह की चीजों में रोक भी लगे। ऐसा करने से पहले तमाम देश 100 बार सोचे कि भारत भी जवाब दे सकता है। अब क्या करना चाहिए भारत सरकार को? मुझे लगता है कि ये चाइना की सोची समझी चाल है। बहुत वेल प्लान्ड, प्लानिंग इन एडवांस करके चाइना हमारे से डील कर रहा है। भारत से जुड़े हुए सभी देशों पर उनकी घुसपैठ शुरू है और वो इस प्रकार के रिलेशंस बना रहा है जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, मालदीव है, पाकिस्तान है। जी। सभी देशों से संबंध बनाकर वो भारत को संकट में लाने की सोच रहा है। हमारी सरकार की लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस विषय में स्पष्टता नहीं है। उसमें जो कॉन्फिडेंस का नजर आना चाहिए उस प्रकार का कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन की कमी है। जी। भारत की सरकार की विल पावर के आधार पर इसको डील करना पड़ेगा। आज जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए ऐसा सरकार देख नहीं रही है, ऐसा मुझे लगता है। जी। सरकार वेट कर रही है, उनके साथ हमारी फ्लैग मीटिंग होगी, उसमें हम अपना इशू निकालेंगे और उसमें सॉर्ट आउट करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि केवल उस पर डिपेंड ना रहते हुए चाइना जिस प्रकार से हमें डील कर रहा है, वहां के प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, डिफेंस मिनिस्टर लेवल पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेवल पर ये बात कर चाइना से हमें डील करना पड़ेगा और बाकी भी पूरे जग का ध्यान इस पर आकर्षित कर चाइना की ये जो आक्रामक नीति है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का ये टाइम है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल मनोहर जी, जिस तरीके से बार बार हम कह रहे हैं कि जो आक्रामक रुख यहाँ पर चीन ने जो अख्तियार किया हुआ है, इसे जवाब देने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। जवाब अलग अलग तरीके से हो सकता है। आपको भी याद होगा जब पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ था एलओसी पर, जिस तरीके से हमारे जवानों का सर कलम कर दिया गया था, उसके बाद उल्टा पाकिस्तान की तरफ से ये तेवर दिखाए जा रहे थे कि जो ट्रक चलते थे उन पर रोक लगा दी गई थी। यानी मैसेज दिया गया था कि हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते, अगर आपके आक्रामक होने से पहले हम आक्रामक हो रहे हैं। यहां बात चीन की हो रही है। चीन का अच्छा खासा बिजनेस भारत में चल रहा है। अगर मैसेज देना है तो बहुत तरीके हैं। विजिट होने वाली प्राइम मिनिस्टर की, उस पर हम उसके लिए मना कर सकते हैं। बिजनेस को लेकर हम कोई ठोस कदम उठा सकते हैं, मना कर सकते हैं, यानी कि मैसेज दे सकते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं इसी ढील की वजह से चीन के इतने हौसले बुलंद है। सही बात है, भारत की लीडरशिप में वो एक मनोबल का भाव दिख रहा है और ये भारत का बल्कि इतिहास भी रहा है एक सॉफ्ट स्टेट होने का और एक तरह से हिंसा की जो इनिशिएटिव जो है उससे बचने का। तो वो जो कॉन्फिडेंस जो मेजर है, मुझे लगता है एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है। जैसा कि एक इतिहास का तथ्य बन चुका है कि 1962 के टाइम में भी जो है जवाहरलाल नेहरू को के लिए जो है एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था, लेकिन चाइना ने आक्रमण करके जो है वो भारत को पीछे किया और आज भी वो भारत की रक्षा के इतिहास में बदनुमा दाग है। ठीक उसी तरीके से जब आपकी आर्थिक और सामरिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है और ऐसे में आप चाइना को लगातार ये मौका दे रहे हैं, आप उसकी इकोनॉमिक जो चाबी है अगर वो भी नकेल कस दें तो चूंकि आज चाइना के लिए इकोनॉमी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो उसके आधार पर भी चाइना दबाव में आ सकता है। और चाइना और पाकिस्तान का जो गठबंधन है, जो कश्मीर के जरिए वो तिब्बत पर जो है अपना प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है चाइना, तो जैसा कि इतिहास के तथ्य में भी लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं कश्मीर का जो रियासत था वो एक तरह से तिब्बत से भी जुड़ा हुआ था। तो कश्मीर पर पाकिस्तान को चाइना नैतिक समर्थन देता है और कश्मीर के ही लद्दाख में जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, जिस तरीके से उसने इंटरफेयर किया है, उसे यही लगता है कि वो भारत पर दबाव की राजनीति दिखा रहा है। बाकी मिश्रा साहब ने बहुत पहले अभी ऑफ द एयर कहा ये बात कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक तरह से दबाव बनाने के लिए आने के पहले ये भारत पर उन्होंने सैनिक इंटरफेयर कराया है कि वो बाद में पीछे हट जाएगा, लेकिन भारत को एक तरह से बिल्कुल जो है डिफेंसिव मुद्रा में ला देगा। बिल्कुल मिश्रा साहब क्या कहेंगे आप? सही बात है, यह एक प्रेशर टैक्टिक्स है जी। और इसमें जो उनकी एक चौकी आगे आ गई है और 10 किलोमीटर आगे आ गई है और उसके 300 गज पर हमने एक चौकी फॉरवर्ड की है, तो ये जो हमारा है ये रिएक्टिव पोस्चर है। रिएक्टिव पोस्चर में आप हमेशा आपको नुकसान रहेगा और पर्टिकुलरली जहां नो मैंस लैंड जो कि 10 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं कहीं 15 किलोमीटर चौड़ी है, जहां पर मैकमहा लाइन डिफाइन नहीं है, जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपके खड़े होने पर डिफाइन होती है, वहां पर आपको हमेशा एक पॉजिटिव पोस्चर, फॉरवर्ड पोस्चर, एक एग्रेसिव पोस्चर लेना पड़ेगा और आप रिएक्टिव पोस्चर में आपको डिसएडवांटेज रहेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये मांग
सोचिए कि अब कदम उठाने की जरूरत है, अब यहां पर एक्शन लेने की जरूरत है, ये दिखाने की जरूरत है कि हम डरे नहीं हैं, भले आप जितना डरा लें। तो अभी प्राइम मिनिस्टर की मीट होने वाली, विजिट होने वाली है, उसे लेकर भी कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत तरीके, जिस तरीके से बात हो रही थी अभी आर्थिक नीतियों की बात करें, उसे लेकर भी फैसला सरकार ले सकती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत तरीके हमारे पास है समझाने की, फिर क्या मजबूरी है सरकार की कि वो करने से पहले ही डर जा रही है, करने से पहले ही 100 बार सोच रही है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई मजबूरी नहीं है सरकार की। सरकार की लीडरशिप कमजोर है। सरकार की लीडरशिप और ऑफेंसिव होनी चाहिए और डिटरमिन्ड होनी चाहिए। और ये अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने खुद के जाल में इतने बच गए हैं कि इनको देश का हित शायद कहीं नंबर 2 या नंबर 3 प्रायोरिटी पर आ रहा है। हालांकि देश की सॉवरेंटी, देश की सिक्योरिटी, देश का एक जो मनोबल है वो नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। इस प्रायोरिटी में कहीं मिस्टेक है। बिल्कुल, हमारे साथ देवेंद्र जी भी हैं। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की मिश्रा साहब ठीक कह रहे हैं। जो सरकार की नीति है ना, वो अपना देश की सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी, ये दोनों बहुत मजबूत होनी चाहिए। यही जो ना फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार इस नीति पर नहीं चल रही है। और मनोज जी ने भी कहा है, बात ठीक है। हमको चाइना का जो हमारे साथ व्यापार हो रहा है उसको बैन करना चाहिए। हमको अपना जो ना इंटरनल अपना जो ना उद्योग मजबूत करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के आ रहे हैं उनका बाइकआउट करना चाहिए। उनके बिल्कुल उनको ऑफेंसिव जवाब देना चाहिए। और अगर इन चाइना का हम जो ना जो हमारा उसके साथ जो हमारा उद्योग चल रहा है, जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, अगर उसे हम बैन कर दें तो चाइना जो ना आड़े हाथ हमारे आ सकता है। जिस तरह से चाइना चालबाजी कर रहा है वो चालबाजी सब खत्म हो जाएगी। और सरकार की नीति होनी चाहिए कि डिफेंस को पूरी पावर दे कि वो डिफेंस अपने जिस समय जो सिचुएशन है उस पर उसी तरह से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। उसे किसी से पूछने की या किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जब वो आगे बढ़ जाते हैं, हमारे यहाँ जो ना उसके लिए लीडरों से पूछा जाता है। जब तक लीडरों पूछा जाता है तब तक चाइना काफी किलोमीटर अंदर आ बिल्कुल देवेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और कब तक भारत सरकार की तरफ से अहम फैसले लिए जाते हैं, अहम कदम उठाया था, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा 25 व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। 25 व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिए थर्मल अपने कार्यकाल में 4। रे भैया, थर्मल लगा दिए 4।
कार्यकाल में 4 रे भैया धर्म लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चीन की दादागिरी, चीन की घुसपैठ को लेकर जिस तरीके से हो हंगामा जारी है, विपक्ष की तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि अब वक्त आ गया है कि कड़े कदम उठाए जाए, भारत सरकार की तरफ से मैसेज दिया जाए, क्योंकि अगर अभी भी हम चुप रहते हैं तो और मौका मिलेगा तमाम देशों को हम पर चढ़ने का, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का। तो कुल मिलाकर अब जवाब देने का वक्त है, शांत रहने का वक्त नहीं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे साथ मनोज जी बने हुए हैं। मनोज जी, इस पूरी चर्चा के बाद क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में अब अगर हम विदेश नीति की बात करें, क्या आपको लगता है कि चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो या फिर दूसरे देश का मामला हो, हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती है, जिसका फायदा ये देश उठाते हैं? और हर बार हम चर्चा करते हैं कि क्यों नहीं कदम उठाती हमारी सरकार, क्यों नहीं ये मैसेज देने की कोशिश करती कि हम कमजोर नहीं बल्कि हम अहम कदम उठा सकते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जब भी इस तरीके के वाकयात होते हैं, चाहे पाकिस्तान का मसला हो या चीन का मसला हो या कोई भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मसला हो, तो हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़ा अपना खून गर्म करके और बड़ा एक्सट्रीम स्तर पे बयान देते हैं, तो मुंह तोड़ बयान। लेकिन सवाल यह है कि हमारे शासन में, प्रशासन में, रक्षा में और तमाम सारे स्टेप पर एक से एक लोग बैठे हुए हैं। हमें मूल कारणों का पता करना होगा कि भारत देश जो है वो अपनी पहचान एक सॉफ्ट स्टेट का क्यों बनाकर रखा हुआ है। हमें साइंटिफिक तरीके से इसका अध्ययन करना होगा, क्योंकि बयान एक्सट्रीम रूप से देना बड़ा आसान है, लेकिन जब गवर्नेंस काम करते हैं, स्टेट्समैनशिप का काम करते हैं, जब आप फॉरेन डिप्लोमेटिक चैनल पे होते हैं, तो हर स्तर पे बड़ी ही इंटेलिजेंस, सूझबूझ, फॉरसाइटेडनेस, आपकी पूरी जो है रिसोर्सेस, आपकी पूरी रक्षा तैयारी, और इसके आधार पर अगर आप जो सबसे वाइज डिसीजन लेते हैं, सबसे बुद्धिमानी और होशियारी वाला डिसीजन लेते हैं, तो फिर उसका कोई मायने होता है। एनडीए की गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद के नाम पर जो है बड़े ही पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ बयान देते रहे हैं, उनके नेता और तमाम फ्रंट पर, लेकिन जब वो सरकार में आते हैं तो बल्कि उनका चेहरा ज्यादा सॉफ्ट दिखता है और सरकारों की तुलना में। यही वाजपेयी जी की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में पाकिस्तान के विरोध के नाम पर कितने सारे जो है उनके कैंपेन होते हैं और बहुत सारी रैलियां होती हैं, लेकिन जब वो सरकार में आए तो कारगिल का हमला उस पर हुआ। और आतंकवाद को लेकर के भी जितनी आतंकवादी वारदात जो है एनडीए गवर्नमेंट में होती थी, मुझे नहीं लगता है कि गैर एनडीए गवर्नमेंट में हुई। यही यूपीए जिसको कहा जाता है कि ज्यादा वो है अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाती है, प्रो पाकिस्तान पॉलिसी अपनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी में एक चिदम्बरम जैसा मंत्री है जो बड़ा ही साइंटिफिक डिसीजन लेता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट के सारे निर्णय अच्छे हैं। अभी के जो फिलहाल जो रक्षा मंत्री हैं, जब उनसे कॉरेस्पॉन्डेंट ने सवाल पूछा कि चाइना का इंट्रूजन हो चुका है, आप क्या देंगे, वो बड़े ही गोलमोल, एक तो एक्सप्रेसिव वो है नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं जवाब दिया इसके क्लियर कट। तो हमें पूरे तौर पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, आर्मी फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पर हमें बड़े ही गहराई से देश के सारे टॉप विशेषज्ञों की एक ऐसी एक तरह से मीटिंग होनी चाहिए और उसका एक पूरा एक नेशनल राय निकलनी चाहिए कि हम अपने देश को कैसे सॉफ्ट स्टेट से एक रिटेलिटरी स्टेट बनाएं। यानी कि आवेश में आके कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। श्याम जाजू साहब हमारे साथ है, बीजेपी को लेकर, एनडीए को लेकर आपने बहुत कुछ कहा है, जवाब देना चाहते होंगे जाजू साहब, क्या कहेंगे जाजू साहब आप? ये सही है कि कोई भी मैच्योर देश को आवेश में आकर निर्णय करने वाला देश, ऐसी इमेज हम भी बनाना नहीं चाहते।
पर इसके साथ साथ एक सहिष्णु देश, एक सॉफ्ट कंट्री, इसके नाते देश की सब इज्जत ऐसी दाव पर भी हम लगाना नहीं चाहते। आज चाइना को जरूरत है हमारे मार्केट की जी। हमने जैसे एक्सटर्नल उन पर अटैक करने की जरूरत है, वैसे इंटरनल भी अटैक करने की जरूरत है। इतना बड़ा उनको मार्केट दिख रहा है भारत की लोक संख्या पॉपुलेशन वाइज, तो ये हम रोककर उनका हम नाक उनके दबा सकते हैं कि हमारे साथ आप इस प्रकार का बर्ताव नहीं कर सकते जी। और रहा सवाल गवर्नमेंट के पॉलिसी का, तो कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रिएक्शनरी नहीं होनी चाहिए कि उनकी घुसपैठ होती है फिर हमारी कैबिनेट बैठेगी फिर हम निर्णय करेंगे। इजराइल जैसे देश ने पूरे वर्ल्ड में एक इतिहास स्थापित किया है, एक मिसाल पेश की है। इतने छोटे कंट्री होते हुए भी हम अपनी बॉर्डर की सुरक्षितता की हम रिस्क नहीं ले सकते, हम रिटेलिएट करते हैं और सब अरब इर्द गिर्द के प्रदेशों को उन्होंने ये नुस्खा दिखाया है, सिखाया है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश के बारे में भी ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए। इस विषय में राजनीति हम भी नहीं करना चाहते। सरकार जो भी कदम इसमें उठाएगी सब पार्टीज उनके साथ रहेगी। जब भी देश की बॉर्डर का, देश की अस्मिता का, देश के स्वाभिमान का विषय आता है, भारतीय जनता पार्टी उसमें सियासी राजनीति नहीं करना चाहती। हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, पर सरकार को ढुलमुल रवैया छोड़कर एक स्ट्रांग एक्शन इस पर लेने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी की मांग है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। क्या कहेंगे मिश्रा साहब? मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक प्योरली डिफेंस मैटर्स का सवाल है, वहां तक यह बात तय है कि तमाम देश में ऐसे मौके आते हैं जबकि देश को एक कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है और उसको फेस करना पड़ता है। जितनी लड़ाइयां हुई हैं 6 अभी भारत में के स्वतंत्र होने के बाद, पाकिस्तान की 1947 में हुई थी, वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू उस वक्त पूरे मामले को लेकर के यूनाइटेड नेशन चले गए थे, जबकि आर्मी के जनरल्स का यह सजेशन था कि नहीं, हमको आप मुजफ्फराबाद तक जाने दो और हम मुजफ्फराबाद तक जाएंगे तो हमारा ये जो कांटा है वो मिट जाएगा। वो नहीं होने दिया। उसी तरीके से 1965 में बनिस्पत इसके कि सरकार की पूरी मशीनरी थी और सब सचेत थे, फिर भी पाकिस्तान का घुसपैठ हुआ, हमको वार डिक्लेयर करनी पड़ी। उसी तरीके से 1971 में भी पूरी मशीनरी थी सरकार की, सब सचेत थे, सब कंसल्टेशन होते थे, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी को वार डिक्लेयर करना पड़ा क्योंकि कंपल्शन हो गई। उसी तरीके से जब कारगिल की लड़ाई हुई तो कारगिल में भी सरकार जो भी रही हो, राजनीति से आगे हटके मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर भी जब मौके ऐसे आए तो सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ा कि हम जितने भी कारगिल में पाकिस्तानी सोल्जर्स आए हैं और हमारे पिकेट्स को ऑक्युपाई किया है, हमको अटैक करना पड़ेगा। तो ये हार्ड डिसीजन देश को सुरक्षा के लिए लेने पड़ते हैं और उसमें जो भी बैलेंस व्यू पहले रही हो, कहीं न कहीं सरकार की भी गलतियां होती हैं। अगर सरकार की गलतियां न होती, उनकी इतनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी रही होती या उनकी डिप्लोमेसी इतनी रही होती तो 6 लड़ाई हम क्यों लड़ते। बिल्कुल। तो इसलिए हमको ये कभी हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसलिए आज के दिन में भी सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम डिप्लोमेटिकली इतने लचर रहें जितने हैं या हमको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल मिश्रा साहब, डिसीजन लेना पड़ता है, ले सकती है सरकार भी, लेकिन अगर सरकार का ये मानना है कि बात के जरिए बात बन सकती है तो फिर इतनी हार्डनेस चाइनीज के साथ कभी नहीं बनती जी, न पाकिस्तान के साथ बनेगी। ये हमने देख लिया है। अगर चाइनीज के साथ और पाकिस्तान के साथ बनती तो चाइनीज कभी भी आपके ऊपर बिना वार डिक्लेयर किए न अटैक करते और जवाहरलाल नेहरू उसी शॉक से मर गए। जी नहीं, लेकिन इसमें मैं एक पहलू जोड़ना चाहूंगा कि अभी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का घोर तनाव चल रहा है, यहां तक कहा जा रहा है कि इससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और उस नॉर्थ कोरिया के ब्लॉक के साथ जो चाइना और रसा जैसे देश हैं, साउथ कोरिया के साथ अमेरिका और जापान जैसे देश हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय माहौल में चाइना का भारत के बॉर्डर पे इंट्रूजन और वो भी उनके प्रधानमंत्री की महीने 2 महीने यात्रा के पहले आना कहीं न कहीं भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक अवसर भी प्रदान करता है कि वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो चाइना का एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे अमेरिका भी इसे खतरा मानता है, और अमेरिका ने साउथ एशिया में और एशिया में चाइना के बढ़ते प्रभुत्व के लिए वो कहीं न कहीं भारत को जो अपना रणनीतिक साझेदार मानता है, उस अपॉर्चुनिटी को
और एक्सपेंड करने की जरूरत है। और भारत जो है इस तरीके का इंतजाम करे कि कम से कम श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वो बिल्कुल जो है भारत के समर्थक बनकर रहे हैं। इसमें एक डिप्लोमेटिक जो मजबूती है वो कहीं से ढीली नहीं पड़नी चाहिए, जिससे चीन को ये न लगे कि जो है भारत जो है एक तरह से हर तरह से घिर गया है। और तिब्बत के मामले पर भारत को जो है भले वो घोषित न करे, अघोषित तौर पे एक ऐसी लॉन्ग टर्म नीति पर काम करना चाहिए अमेरिका के सहयोग को लेकर, जिससे कि तिब्बत में मानवाधिकारों की जो लड़ाई है वो खत्म ना हो। इन सारे पहलुओं से ही चीन पर एक दबाव बनेगा। और चूंकि अब हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है तो सेना में भी वो चीज बिल्कुल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि करप्शन, जिस पर जो है हम अपने वर्षों तक बहस किया, सचमुच में सारी समस्याओं की जननी है। आज डिफेंस में हमारी अगर कमजोरी है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जाइए, आर्मी के जवान जितने रिक्रूट होते हैं छोटे छोटे कस्बों में, बिहार यूपी के जो अंचलों में आप जाकर देखेंगे कि वहां पैसा लेकर के जो है आर्मी की तैनाती होती है। तो ये करप्शन कहीं न कहीं घूम की तरह हमारे तंत्र को भी खत्म करेगा। तो भारत राष्ट्र को एक मजबूत बनना है तो हर तरह से सुलझा हुआ, संतुलित और एक दीर्घकालीन जो है डिसीजन लेना होगा, तभी भारत जो है एक मजबूत देश बनेगा और सॉफ्ट देश की छवि हटेगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत छोटा जवाब आपसे। देखिए, हमको देश की सुरक्षा के मामले में कोई भी जो ना लचीला जो ना डिसीजन नहीं लेना है। सबसे कठोर से कठोर हमें डिसीजन लेना चाहिए सरकार को। और चाइना का जो रवैया है उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना जो ना बिना मुंह तोड़ जवाब के कभी भी बाज नहीं आ सकते। और चाइना का जो हमारे यहाँ व्यापार चल रहा है इसको बैन करना चाहिए, तभी चाइना जो ना भारत से दबेगा, अन्यथा कभी भी भारत का साथी नहीं हो सकता। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है चाइना को, तभी जाकर ये सारी चीजें रुकेंगी और कहीं ना कहीं यहाँ सबक भी चाइना को मिलेगा। बहरहाल हमारे साथ जुड़े थे बीडी मिश्रा साहब। मिश्रा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। निवेशकों के अरबों रुपए डकार कर फुर हुई शारदा चिटफंड कंपनी से अपनी ही पार्टी के सांसदों के रिश्ते सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह से उखड़ गई हैं। उन्होंने ठगी का शिकार हुए लोगों को राहत देने के लिए 500 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के सोनभद्र से गिरफ्तार शारदा चिटफंड कंपनी के सीएमडी सुदीप्तो सेन को 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले सुदीप्तो और उनके 2 साथियों को गांधरबल कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी से पहले सुदीप्तो ने सीबीआई को 18 पेज का जो खत लिखा, उसके बाद चिटफंड घोटाले से टीएमसी के तार भी जुड़ने लगे हैं। सीबीआई को लिखे खत में सेन ने करीब 22 लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है, जिन्होंने कंपनी का बेजा इस्तेमाल किया था। इसमें टीएमसी के 2 राज्यसभा सांसद और असम सरकार के एक मंत्री का नाम भी शामिल है। निवेशकों के प्रदर्शन के बीच सेबी ने शारदा रियल्टी इंडिया को अपनी सभी योजनाएं बंद कर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक 3 महीने पहले सेबी ने ममता सरकार को चिट्ठी लिखकर शारदा चिटफंड कंपनियों में चल रही गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए। हालांकि अब पश्चिम बंगाल सरकार ने घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। लेकिन जिस तरह सुदीप्तो सेन ने घोटाले में टीएमसी नेताओं और अधिकारियों के नाम लिए हैं, उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस घोटाले में शामिल सभी लोग बेनकाब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
चैनल वन न्यूज। तो वाकई में चौंकाने वाला ये पूरा मामला सामने आया है, जिसे लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। हमारे साथ श्याम झारू साहब बने हुए हैं। झारू साहब, क्या कहेंगे आप? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरीके से कहीं ना कहीं उखड़ गई इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, क्योंकि टीएमसी के नेता का भी नाम निकल कर आ रहा है, कांग्रेस के नेता का भी नाम निकल कर सामने आ रहा है, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार का चिट फंड का घोटाला देश के सामने आ रहा है, ये कोई पहला टाइम नहीं है। आम छोटे आदमी का, छोटे इन्वेस्टर का हित को ध्यान में ना लेते हुए इस प्रकार के फ्रॉड करने वाली कंपनियां इसके पहले भी देश में हुई है, पकड़ी गई है और उनको पनिशमेंट भी देने की ये हुआ है। सवाल सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको इंप्लीमेंट टाइम पे नहीं किया जा रहा है। उसको अगर टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो उस कानून का उपयोग क्या है जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। और आम आदमी जब संकट में आ गया, छोटा आदमी जब रास्ते पे आया, तो और छोटा फ्रॉड नहीं है, 500 करोड़ का फ्रॉड जब एक रात में तो तैयार नहीं होता। सालों से ये कंपनी काम कर रही है। इन्होंने जमीनें परचेस की, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए हैं। आज ध्यान में आ रहा है कि जिस प्रकार के 17 डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए, उसमें 4 जगह पे केवल एक्चुअली डील हुआ है, एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये आम जनता के पैसे की लूट कर ये जो इस प्रकार की ये कंपनी समाज में काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके टाइम पर इस पर अगर एक्शन होती है तो आम आदमी का हित बिल्कुल। लेकिन जाजू साहब, लोगों के पैसों को लूटा जाता रहा है, इस तरह की कंपनियां फर्जीवाड़ा करती हैं, लोगों के पैसों को डकारती हैं, इस तरह के मामले तो सामने आए। लेकिन अगर इस चिटफंड मामले की हम बात करें जिसमें नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और साझेदारी की बात कही जा रही है, टीएमसी के नेता का नाम भी शामिल है, कांग्रेस के नेता का भी नाम शामिल है, तो ये जो भागीदारी नेताओं की है उसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्या हो रहा है हमारे देश में? कितने भी बड़े नेताओं की भागीदारी इसमें हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इस प्रकार के गलत डील पर राजनीति करने वाले जो नेता है, उनका भी पर्दाफाश होकर जनता के सामने चित्र स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हालांकि मैं तो नई आर्थिक नीति का समर्थक हूं, कंपटीशन के अगर हिसाब से देखें, क्योंकि उससे सबको फायदा होता है। लेकिन 2 मामलों में मेरी स्पष्ट राय है कि फाइनेंस और आर्म्स, ये कभी भी लाइसेंस के जरिए किसी को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि लाइसेंस के जरिए आप आर्म्स रखेंगे। मेरे हिसाब से उसे सुरक्षा नहीं होगी, आत्मरक्षा नहीं होगी, उसके जरिए हिंसा होगी और कोई न कोई वारदात होगा। उसी तरीके से फाइनेंस का अगर आप किसी को लाइसेंस देते हैं, चाहे वो फाइनेंस कलेक्ट करने का, चाहे वो फाइनेंस कलेक्ट करके उसके नाम पर जो है सब्ज बाग दिखाकर बहुत भारी मोटा रिटर्न देने का, या उसके जरिए बहुत सारे रियल एस्टेट और तमाम तरह के प्रोजेक्ट लाने का, तो मेरे हिसाब से उसमें फ्रॉड होना बिल्कुल तय है। आप जब जानते हैं कि जब कोई भी पैसा का रिटर्न जो होता है वो रियलिस्टिक लेवल पे 7-8 साल के पहले दोगुना नहीं हो सकता है, जो पूरे जो प्रोडक्टिविटी, जो मॉनेटरी मार्केट की जो है, जो उसका एस्टिमेशन है, वो कभी भी इस तरीके का एक तरह से सिचुएशन नहीं अराइज कर सकता है। तो फिर उसके आड़ में, लिबरलाइजेशन के आड़ में फाइनेंस कंपनियां बना करके, जो कि पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन के द्वारा होता था, बाद में आरबीआई ने उस नॉर्म्स को कड़ा जरूर किया, तब तक जो है इस देश में अरबों रुपए के घोटाले हो चुके हैं। कई 100 एनबीएफसी को ब्लैक लिस्ट किया गया। कितने लोगों के पैसे लेकर के किसी की बेटी की विवाह नहीं हो पाई, किसी के बेटे की नौकरी नहीं लग पाई, किसी की पढ़ाई नहीं हो पाई, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की और कितने परिवार बर्बाद हो गए इस एनबीएफसी और तमाम चिटफंड कंपनीज को लेकर के। तो मुझे लगता है कि फाइनेंस का कंट्रोल हमेशा से जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि जहां पर पैसा होगा वहां पर इसकी जो है इसका दुरुपयोग होना चाहिए। मनोज जी, सवाल यहां पर ये उठता है कि कई मामले सामने आए, ये कोई पहला मामला नहीं है, और शायद चिटफंड मामला हो या जिस तरीके से पैसों के, लोगों के पैसे डकारने का ये मामला है, पहले भी कई तरह के केसेस सामने आए, पहले भी कई कंपनियों के मामले सामने आए, लेकिन इस मामले को इसलिए गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सियासत गर्मा गई इस मामले से। नेताओं की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा था। नेताओं को बाकायदा जिस तरीके से जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उसने 18 पेज का लेटर दिया और उस लेटर में उसने लिखा है कि उसे हर महीने नेताओं के घर पैसे पहुंचाने पड़ते थे। बिल्कुल। देखिए, जब डेमोक्रेसी जब होगा, जब हम डेमोक्रेसी में आस्था रखेंगे, तो इतने बड़े तंत्र को जो है कोई ना कोई काम करना होगा, तो उसे एक डेमोक्रेसी का आश्रय मिल ही जाता है। आप याद कीजिए तेलगी स्टाम्प कांड में क्या हुआ था। वो तेलगी जो था, अब्दुल करीम तेलगी,
वो जो जाली जो स्टाम्प बनाता था तो वो कई सारे नेताओं को भी पैसे पहुंचाता था। तो जहां पर जो है अगर किसी तरीके का फर्जीवाड़ा होगा, जब कानून की लूपहोल्स का फायदा उठा करके जब व्यक्ति जो अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा, तो उसमें राजनीति का जो है वो आवरण मिलना ही है। क्योंकि हमारे तंत्र पर कभी भी खुलकर व्यापक रूप से कभी बहस होती नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई घटना होती है हम तो सीधे नेताओं को गाली देने लगते हैं। जब आप गहराई से विचार करेंगे तो इस देश का केवल पॉलिटिकल तंत्र जिम्मेवार नहीं है, इस देश में सब लोग दोषी हैं। हाँ, पॉलिटिकल तंत्र तब जिम्मेवार है जब वो बहुत स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेता है, जब देश में मैक्रो लेवल पे बहुत सारे रिफॉर्म लेने की पहल नहीं करता है। क्योंकि पॉलिटिकल रिफॉर्म भी तभी होगा जब बहुत ही एक सिक्योर्ड और बिल्कुल जो है एक लॉन्ग टर्म का जो है हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप होगा। अगर उसमें असुरक्षा की भावना होगी तो केवल अपने सत्ता की बचाने में ही लगा रहेगा। और यही वजह है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की इतनी वारदातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कानून अगर बिल्कुल हाईटेक नहीं होगा, कानून अगर बिल्कुल ऑटोमेटिक करेक्शन वाला नहीं होगा, तब तक जो है फाइनेंस जैसे इशू को जो है वो बिल्कुल जो है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। आप बात करें, जिस नियमों की बात करें, हमारे देश में भी कड़े कानून है, हमारे देश में भी कड़े नियम है। जाजू साहब के पास जाना चाहेंगे। जाजू साहब, नियम है, कड़े कानून है, लेकिन सवाल यह है कि अगर नेताओं की बात करें, अगर नेता ही उन कानूनों का मजाक उड़ाएंगे या उन नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर वो कानून किस बात के। अक्सर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहा जाता है कि इतना सब कुछ हो रहा था, पुलिस प्रशासन को कभी कोई भनक नहीं लगी, वो रूल रेगुलेशन का माहौल उड़ाया जाता रहा, लेकिन किसी को भी कभी कोई इसका ध्यान नहीं गया। तो हमेशा सवाल ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। इस घटना ने साफ किया है कि नेताओं की मिलीभगत से कारोबार चल रहा था, और शायद यही वजह है कि अगर ध्यान गया भी होगा तो नेताओं के रसूख के चलते नजरअंदाज हो गया होगा। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा फैल रहा है हमारे देश में। ये शारदा चिट फंड का कारोबार भी एक रात में तैयार नहीं हुआ है। सालों से ये चिट फंड काम कर रहा है, पैसे लोगों के इकट्ठा कर रहा है, रियल एस्टेट में काम कर रहा है और लोगों की दिशा भूल कर रहा है। बिल्कुल। इस प्रकार के विषय करते समय वो ऐड दे रहे हैं, लोगों के सामने कुछ भुला हुआ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित करने के कुछ स्कीम्स दे रहे हैं। सरकार का कानून क्या कर रहा है कि ऐसे एबनॉर्मल रिटर्न्स देने वाली जो स्कीम होती है, निश्चित रूप से इसमें फ्रॉड है। अगर आम आदमी का हित इसमें आएगा तो सरकार ने वेरीफाई क्यों नहीं किया टाइम पर, इसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं की। इनका ऐसा कौन सा धंधा है, ऐसा कौन सा बिजनेस है कि वो इतने बड़े पैमाने पे अपने पैसे रिटर्न्स के रूप में दे सकते हैं। और आम आदमी का हित जब वो गड्ढे में जा रहा है, आज दिख रहा है कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितना इनकी देनेदारी है, इन्होंने फ्रॉड किया है और नेताओं के घर पहुंचाए या और किसी के भी पहुंचाए, ये क्षम्य थोड़ी बात है। लेकिन जाजू साहब, जब नेताओं की जेब भर रही है तो क्या फर्क पड़ता है कि जनता लुट रही है या किसका पैसा लूटा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। नेताओं की जेब तो भर रही है, इस घटना ने साफ कर दिया है सब कुछ। कानून के सामने नेता हो या आम जनता हो, सब समान है, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इस प्रकार के नेता जो जनता के रोजी रोटी पर, जनता की कमाई पर अपनी नजर रखकर उनकी लूट करने देते हैं ऐसे कंपनियों को, ऐसे नेताओं का भी पर्दाफाश होना चाहिए, जनता के सामने वो एक्सपोज होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हाँ, मेरा मानना है कि जो एनबीएफसीज हैं और जो चिट फंड कंपनीज हैं, अगर उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग है और आरबीआई के तमाम नॉर्म्स को फॉलो करती हैं। देखिए, आरबीआई भी अपने आप में एक रेगुलेटर है, जैसे टीआरएआई रेगुलेटर है, स्टॉक कैपिटल मार्केट का सेबी रेगुलेटर है। तो उस रेगुलेटर को या तो बहुत ही हाईटेक होना होगा और बड़े ही स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग प्रोसेस हो। देखिए, सवाल यह है कि हमारे तंत्र में सब चीजें इंटर रिलेटेड है और कहीं ना कहीं वो जो तंत्र वीक होता है उसका जो है रिपरकशन जो है इस तरीके के घोटालों के रूप में आता है। तो सरकारों के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन को जो है अलाउ आप ना करें। आप अगर किसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट के माहौल को बनाना भी चाहते हैं तो उसका माहौल जो है वो बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। जैसे रियल्टी सेक्टर की ही बात हो रही है, आज देश का रियल्टी सेक्टर हम मानते हैं कि बहुत बड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, खास करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि रियल्टी सेक्टर अनरेगुलेटेड है। आज भी इसमें जो आने वाला जो पैसा है वो आज भी उसकी पूरी तस्दीक नहीं हो पाती है। कभी एक समय था कि फिल्म इंडस्ट्री में और इस मीडिया इंडस्ट्री में भी ब्लैक मनी का घोर आगमन
हो रहा था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप कोई फिल्म लाते हैं या कोई मीडिया हाउस लाते हैं तो उसके सारे इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे जो है काफी ज्यादा इसकी पूरी तस्दीक होती है, तो इससे कहीं ना कहीं रोक लगती है। लेकिन रियल्टी सेक्टर में जो सारा देश का जो काला धन आ रहा है, आप उसको रेगुलेट करना ही होगा। और फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन को आप कब तक जो है मुंह ताके रहेंगे? देश में ऑलरेडी सैकड़ों एनबीएफसी कंपनी ने कितने लोगों को कंगाल बनाया है और इस देश में करोड़ों करोड़ों रुपए की लूट हुई है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन जो है ये अलाउ करना ठीक नहीं है। बैंक में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने के लिए सरकार ने बिल पास किया है, लेकिन आरबीआई आज भी उस मामले में जो है इसे बड़े ही संदेह की नजरों से देख रहा है। और आरबीआई ने अभी इसमें जो है अपना गाइडलाइन और ज्यादा स्ट्रांग करना चाहती है कि ऐसे ऐसे लोग न बैंकिंग सेक्टर में आ जाए कि देश में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जो हालात पैदा हुए उसके बाद कड़े कानून की तो मांग की जा रही है। हालांकि कड़े कानून पहले ही हमारे देश में है, लेकिन उन्हें और सख्ती से लागू किया जाए, इस पर अब जोर दिया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का ये पूरा मामला है, जिसने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, यही वजह है कि अब उन्होंने फैसला लिया है कि सिगरेट पर सरचार्ज बढ़ाकर कुछ पैसे जोड़े जाएंगे और जनता की भलाई के लिए वो कदम उठाया जाएगा। जिन लोगों के पैसे लूटे गए हैं उन्हें वापस किया जाएगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाजू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ न्यूज 9 में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई